अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख, साका 7 एनजीओ प्रेसिडेंट और इंडिया न्यूज़ 7 का एक रिपोर्टर होने के नाते एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हम बात करेंगे देश की जनता और सरकार के कुछ मुद्दों के ऊपर। जैसे कि इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप देखें तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हुए हैं वो आम आदमी के हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इस लॉकडाउन के अंदर प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा अगर कह लें उसको, तो वो उद्योगपतियों को हुआ है, पैसे वालों को हुआ है। लेकिन गरीब और गरीब होते गया है। तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था सरकार को कि जिन लोगों की EMI बाकी है, चाहे वो घर की हो, चाहे कार की हो, चाहे XYZ किसी भी चीज़ की हो, तो 6 महीने की उसकी EMI माफ़ करे सरकार। उसके बाद 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ हो आम लोगों का। और उसके बाद स्कूल की जो फीस है वो 6 महीने की माफ़ हो। और सारे टैक्स जो हैं आम जनता के, माध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास के, जो 6 महीने के सारे टैक्स हैं वो माफ़ हों। उसके बाद आप देखें कि जैसे अभी सरकार ने लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रेन की सुविधाएं चालू की, लेकिन भारतीय रेल के 160 साल 160 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर आप देखेंगे उस दौर में भी जब कंप्यूटर नहीं था, ना ही मॉडल सिंगल थे, तब भी कभी ऐसा हुआ कि ट्रेन जहां के लिए चली वहां नहीं पहुंची और कहीं पहुंच गई। लेकिन ये अद्भुत है कि आज इस डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि ट्रेन चल रही है कहीं और के लिए, पहुंच जा रही है कहीं और। तो उसमें जो यात्रियों को जो तकलीफ हो रही है, जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इसके जवाबदार नहीं है? अच्छा, एक चीज ये भी देखें, एक ट्रेन पूरी रात चलती रही, ड्राइवर को नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है। 50-60 स्टेशन पार हो गए, सारा रेलवे सोया हुआ था। ये सोच में कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो जैसे कि अभी ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं घट रही है देश के अंदर, कि ट्रेन चल रही है गोवा के लिए तो पहुंच जा रही है उड़ीसा, ट्रेन चल रही है कह रहे हैं लखनऊ के लिए, यूपी के लिए, तो पहुंच जा रही है गोवा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम इतिहास उठा के देखें तो 160 साल के अंदर शायद मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पहले तो मुसाफिर रास्ता भूलते थे, गाड़ी वाले 4 चक्का वाहन, 2 चक्का वाहन वाले रास्ता भूल जाते थे। लेकिन अब ये भी एक इतिहास बन गया हिंदुस्तान का कि ट्रेन के ड्राइवर ही रास्ता भूल गए। उसके अंदर ना ही मुसाफिरों को खाने की सुविधा, ना ही पीने की सुविधा। तो उनको जो हो रही तकलीफ है उसका जवाबदार कौन है? सरकार नहीं तो और कौन है? तीसरी एक चीज़ ये देखें कि बहुत से लोग बाहर के प्रदेशों से आए, बाहर के राज्यों से आए, तो कई लोगों को क्वारंटीन किया गया, कई लोगों को ये कहा गया कि आप 14 दिन 21 दिन होम क्वारंटीन रहें। लेकिन वो लोग होम क्वारंटीन ना होते हुए लोगों के बीच में घूम रहे हैं, खुलेआम बाज़ारों में जा रहे हैं। तो अगर उनके अंदर कोई भी तत्व अगर पाया जाता है कोरोना का, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी फैलती है, तो उसका जवाबदार कौन है? ये मेरा एक सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें हैं। तो सरकार को ये चाहिए था कि एक हर एरिया के अंदर एक टीम ऐसी गठन करती जो घूमकर सिर्फ यही पता लगाती कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया, होम क्वारंटीन किया गया है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और ये सबसे बड़ा कार्य अगर इसमें कोई अहम भूमिका अगर निभाता तो वो गांव का मुखिया, गांव के प्रधान की जवाबदारी है। क्योंकि गांव के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी प्रधान की है, और गांव के लोग ही प्रधान को चुन के लाते हैं।
लेकिन हमने कई जगहों पे देखा है कि प्रधानों को भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि अगर हम ये चीज़ प्रशासन को बताएंगे तो कल को हम प्रधानी लड़ेंगे तो हमारे वोट बैंक के ऊपर खतरा आएगा। लेकिन अगर यही बीमारी अगर उस गांव के अंदर आ जाए तो उसका जवाबदार कौन है? मैं तो ये कहूँगा कि उसका जवाबदार सरासर प्रधान होगा, क्योंकि गांव का अगर मुखिया, गांव का प्रधान अगर स्ट्रिक्ट होगा तो गांव के अंदर लोग सारी चीज़ों का जो गाइडलाइंस तय की गई है उसका पालन करेंगे, लेकिन उसका पालन नहीं होता। हमने बहुत सी जगहों पे ये देखा कि ये कहा गया कि लॉकडाउन चल रहा है उसका उल्लंघन ना करें, सरकार ने या डीएम ने गाइडलाइन तय की, लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे अभी इस वक्त मैं आजमगढ़ के अंदर मौजूद हूँ, आजमगढ़ की एक हस्ती थे जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिनको आजमगढ़ के डीएम थे एनपी सिंह साहब, नरेंद्र प्रताप सिंह साहब, और 31 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उनका कार्यकाल जो था बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जब तक वो आजमगढ़ के डीएम बन के रहे उन्होंने एक ऐसी फिजा, एक ऐसा माहौल कायम कर रखा था आजमगढ़ में कि लोगों के अंदर भाईचारगी थी, उनके अंदर एक जातिवाद वाली कोई चीज़ नहीं थी। और ये एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की और एक अच्छे ऑफिसर की ये पहचान होती है। उन्होंने अपने जो उनका जो धर्म था, वो एक डीएम होने के नाते जो उनका कर्तव्य बनता था उसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया, सारे लोगों को साथ लेके चला, सारे धर्मों का आदर किया, सारे धर्मों के लोगों को साथ में लेके चली और एक बहुत ही अच्छी फिज़ा कायम करके रखी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उन 31 तारीख को जैसे वो रिटायर हो रहे हैं तो अब ये कुछ चीज़ें जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिख रही है, क्योंकि जब तक वो अपनी पोस्ट पे थे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी। लेकिन अब ये देखना है कि आजमगढ़ के जो नए डीएम साहब आ रहे हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं इस ज़िले के बारे में, उनके क्या फैसले आते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, अब ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। उम्मीद तो यही रखेंगे कि जैसे इससे पहले के जो डीएम थे एनपी सिंह साहब, जिस तरीके से उन्होंने इस ज़िले को संभाला, ज़िले के लोगों को संभाला, काबिल तारीफ़ है। अगर इसी तरह ये डीएम जो आने वाले हमारे डीएम हैं, अगर ये भी इसी तरह रहें तो इस ज़िले को, इस क्षेत्र को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बातें बहुत सारी है, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने एरियो में जागरूक रहें। बाहर के राज्यों से आए हुए जो लोग हैं, यह आपके गांव के लोगों का कर्तव्य बनता है, अगर आपका प्रधान नहीं करता तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसकी सूचना नज़दीकी अस्पताल या पुलिस थाने को दें, ताकि वक्त रहते कार्रवाई हो और ये महामारी रुके जाए। जय हिंद साथी।